हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ डेटा कलेक्शन और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का हमने देखा था। नाउ आज हम बात करते हैं कि नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो जहाँ से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मीन्स के प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता क्या है। तो इस मेथड में अनुसंधानकर्ता जो है वो खुद जाके अनुसंधान क्षेत्र में मीन्स इन्वेस्टिगेशन एरिया में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट रूप से। वो व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, है ना, पर्सनल कांटेक्ट करते हैं और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपना जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका अनुभव जो होता है, उस आधार पे वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन की रीति है ना। ये एक बिल्कुल उपयुक्त अनुसंधान का मेथड है। और इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र बिल्कुल लिमिटेड होता है और जहाँ मीन्स कुछ एरिया ऐसा लिमिटेड लेंगे हम जहाँ पे हमको हम अश्योर होंगे इस बात के लिए कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, बिल्कुल प्योर हो और हम उन्हें सीक्रेट रख सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब अगर सीमित क्षेत्र की बात करें, हम बिल्कुल पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया अगर हम ले लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि फैमिली इनकम जो होती है, अगर हम उसके डेटा कलेक्ट करते हैं या जो लेबर होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसको देखते हैं अगर हम। और या फिर ऐसे लोग देखते हैं जो एजुकेटेड है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास एजुकेटेड है बट अनएम्प्लॉयड है। तो उन लोगों से रिलेटेड जो भी डेटा अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें हमको पर्सनल जाके उनसे और कांटेक्ट करना है और उसमें गोपनीयता रखना पड़ेगा, है ना। उनके जो डेटा हैं वो सीक्रेट रखने पड़ेंगे और वो उन्हें अश्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि ये आपके जो डेटा हैं वो सीक्रेट रखे जाएंगे। एंड देन हम पर्सनल कांटेक्ट से ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल उसमें पार्शलिटी का भाव नहीं होना चाहिए और वो जो डेटा कलेक्ट करे वो बिल्कुल फेथफुल होने चाहिए, अश्योर होने चाहिए। ओके, तो ये होता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब इसमें इम्पॉर्टेंट गुण जो है वो ये बात है कि प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है। मतलब इन्वेस्टिगेटर जो होगा, अनुसंधानकर्ता जो होगा, वो पर्टिकुलर एरिया में जा जा के और वहाँ खुद डेटा कलेक्ट करेगा तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। देन फिर ये एक्सपांड फॉर्म में होते हैं और बिल्कुल रिलायबल होते हैं, ना, विश्वसनीय होते हैं और विस्तृत होते हैं। देन फिर बात आती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, लोच होती है कि मीन्स हम अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ। देन उसकी डीमेरिट्स की बात आती है कि अगर अच्छाइयाँ हैं तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी है, कमियाँ भी हैं। मीन्स उसका लिमिटेड एरिया होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जाके जो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो बहुत एक्सपांड एरिया नहीं ले सकता है, एरिया उसका लिमिटेड है। देन फिर बात आती है कि पार्शलिटी की गुंजाइश होती है ना। पार्शलिटी की गुंजाइश इसलिए होती है क्योंकि अगर हम जिनको जानते हैं या ऐसा है तो उनके डेटा में थोड़ा सा फेरबदल किया जा सकता है। देन फिर इसमें खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन जो कंक्लूजन जो निकलते हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, भ्रमपूर्ण हो सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान की। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स कि ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें पर्सन खुद नहीं जाएगा, पर्सन जो है वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? कुछ ऐसे विटनेस होते हैं, ऐसे साक्षी होते हैं जिनके थ्रू वो क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढवाएगा, है ना, कि उनसे ओरल पूछताछ की जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से उनसे संबंध होता है। जिन व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलनी चाहिए उनसे प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा। मतलब अगर हम मजदूरों की बात करते हैं तो सब मजदूर तो लिटरेट नहीं होते हैं, है ना। तो अगर हम कहीं किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ मजदूर, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, अगर हमको उनका उनका लाइफस्टाइल देखना है या उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखना है या उनकी इनकम से रिलेटेड बात करनी है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? तो हमको
उनके या तो कोई मजदूर संघ का कोई सदस्य होगा या उनका मिल मालिक जो होगा, है ना, उनके पास जाना पड़ेगा, या कोई सुपरवाइज़र होगा उनके पास जाके हम उनके डेटा, सुपरवाइज़र के पास जाके हम जितने भी लेबर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका लाइफस्टाइल, उनका टाइमिंग, इन सब का डेटा अगर कलेक्ट करेंगे तो हम उन लोगों से पूछताछ करेंगे। उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उनकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो हम विटनेस से, जो साक्षी है, उससे कलेक्ट कर रहे हैं। आगे समझ में? नाउ देन फिर इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात आती है कि मीन्स इसमें क्या है, खर्चा कम होता है, मीन्स जल्दी से जल्दी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन फिर बात आती है निष्पक्ष होते हैं कि जो श्रमिक संघ के जो अधिकारी होते हैं या सुपरवाइज़र वगैरह हैं उनको कोई भी मतलब नहीं होता है, वो बिल्कुल ओबीडियंटली ये डेटा सब बता देते हैं। देन फिर बात आती है कि इसमें एरिया विथ एक्सपांड हम ले सकते हैं, है ना। नाउ देन फिर उसकी डीमेरिट्स की बात आती है कि जो इंफॉर्मेशंस हैं वो डायरेक्ट नहीं मिल पाती है। अगर हम चाहें कि हम लेबर का पर्सनल इंटरव्यू लें तो हम नहीं ले सकते हैं, हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है। नाउ देन फिर बात आती है कि जो विटनेस है उनकी कुछ कमियां होती है, मे भी हो सकता है कि सुपरवाइज़र वगैरह है तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा भी दें तो वो आपको नहीं बताएं, इस तरीके से कुछ इसकी परेशानियां भी होती है। ओके। नाउ थर्ड इज स्थानीय स्रोतों व संवाददाता से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, है ना। कि इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ लिए जाते हैं और वहाँ के कुछ जो पर्टिकुलर लोग होते हैं, है ना, स्थानीय लोग जो होते हैं उनको हम इलेक्ट कर लेते हैं और टाइम टाइम पे उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। अब चूँकि वो वहीं के लोग होते हैं तो वो ऐसे लोग लेंगे हम जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वहाँ के वेल नोन लोग होते हैं, वहाँ के पूरी उसमें जानकारी होती है और वो हमको डेटा कलेक्ट करके दे देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ ये भी अजम्पशन हम ले सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं कि क्या है, अशुद्धियाँ कुछ रह सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल प्योरिटी से काम करेंगे बिल्कुल, और कहीं से हमको कुछ त्रुटियाँ मिल जाएगी, कुछ मिस्टेक्स वो कर दिया करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल में ये बात हो सकती है, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें कि पूरे ग्रुप का समअप जब हम करेंगे तो हमको बिल्कुल प्योर डेटा कलेक्ट हो जाएंगे। देन फिर बात आती है कि ये जो मेथड है इसका यूज़ जो है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये जो रीति है इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं वगैरह जो होती हैं उनमें हम इनको काम में ले सकते हैं, मीन्स। और सरकार जो है, सरकार की विभिन्न जो मूल्य बाजार हैं, है ना, जो रेट पता करनी है हमको, तो वहाँ पे इनको हम चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी बात आती है कि इसकी जो गुण है वो कौन कौन से हैं। तो मितव्ययिता होती है, मीन्स परिश्रम और टाइम बचत वगैरह होती है। फिर एरिया बहुत बड़ा हो सकता है ना। और इसके दोष क्या हैं? तो शुद्धता और मौलिकता की इसमें कमी होती है और एकरूपता का अभाव होता है। शुद्धता और मौलिकता की कमी क्यों होती है? क्योंकि एक आंकड़े जो एकत्र करेंगे उनकी मौलिकता में कमी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अनुमान जो है होता है ना, हम अपना ओन कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस आधार पे ये गड़बड़ हो जाते हैं। देन फिर एकरूपता का अभाव होता है कि मीन्स इक्वल डेटा हमको कलेक्ट नहीं होंगे, कहीं से कुछ डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, कहीं से कुछ भाव आएगा, कहीं से कुछ भाव आएगा, तो इस तरीके से एकरूपता नहीं होती है। और फिर देन पक्षपात, पार्शलिटी की तो संभावना इसमें होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्थ की। तो फोर्थ है इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट्स, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। ओके। तो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाएंगे, मीन्स इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले क्वेश्चन पेपर तैयार करता है, वो शेड्यूल फॉर्म में भी हो सकता है और क्वेश्चनर फॉर्म में भी हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं, दो कंसेप्ट आए हैं हमारे सामने कि एक तो है क्वेश्चनर और एक है शेड्यूल। शेड्यूल होती है अनुसूची, क्वेश्चनर होती है प्रश्नावली, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन का फॉर्मेट दोनों में ही होता है, लेकिन अनुसूची जो है, शेड्यूल जो है, वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपने पास रखता है, अपने पेन लेता है, अपने पास रखता है और वो लोगों से क्वेश्चन करेगा, लोगों से सवाल करता है और उसका जवाब जो मिलता है वो खुद लिखता जाता है। दिस इज कॉल्ड शेड्यूल, है ना।
लेकिन क्वेश्चनियर जो है वो ऐसे इन्वेस्टिगेटर तब यूज़ करेगा जब उसके सारे जो भी इन्फॉर्मेंट्स हैं वो सब कौन होंगे, लिटरेट होंगे, है ना। वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ वो क्वेश्चनियर दे देता है और क्वेश्चन पढ़ के और लोग उसका जवाब लिख के और वापस इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चनियर। ओके, प्रश्नावली। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वो एक या तो अनुसूची तैयार करेगा या प्रश्नावली तैयार करेगा और उसकी उसके खूब सारे प्रिंट्स निकाल देता है और उनको बाय पोस्ट या मेल, थ्रू मेल कहीं भी वो भेज देता है, वो भर के और उसके पास वापस आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सूचक होते हैं उनके सहयोग और विश्वास प्राप्त करने के लिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको ये अश्योर किया जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी और ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, एक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और उसको हम तैयार करेंगे। नाउ देन बात आती है कि अनुसूची तैयार करते समय जो बात ध्यान रखनी चाहिए उसमें, तो वो ये चीज़ है कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। मैक्सिमम तो एमसीक्यूज बनाएंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप बनाएंगे कि एक क्वेश्चन लिखा है उसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, कि ABCD लिख दिए हमने और तब तो वो बिल्कुल ईजी होता है क्योंकि उन 4 में से उसको सेलेक्ट करना होता है। अगर ओपन क्वेश्चन हम बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया जाए कि बहुत सोच विचार के लोग बाग 3-3 4-4 लाइन का जवाब दे दें। ऐसा नहीं, हम ऐसा क्वेश्चन बनाएं कि उसका पर्टिकुलर जो हमें आंसर चाहिए वही लोगों से हमको मिले। नाउ देन फिर बात आती है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए जो लोगों की भावनाओं को आहत करे या उनको हार्म पहुंचाए, है ना। फिर उनका हम नंबरिंग कर देते हैं और फिर उसका कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं। अब ये भी, इसमें भी बात आती है कि टाइम वगैरह थोड़ा कम खर्चा होता है, ये एक अच्छी बात है इसमें। देन फिर ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि लोग खुद उसको पढ़ के भरेंगे और एरिया इसमें हम एक्सपांड ले सकते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स की जहाँ तक बात आती है तो डीमेरिट्स में क्या है कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि लोग उसका जवाब नहीं देना चाहें, तो लोग जवाब नहीं देते तो हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट नहीं हो पाती है। देन फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसका अभाव होता है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी इच्छा से कुछ आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर वो ऐसा आंसर देते हैं और इन्वेस्टिगेटर नहीं चाहता है उसको लिखना तो वो उसको फिल नहीं करता है। फिर इसमें एरिया जो है वो लिमिटेड होता है। नाउ देन ये था आपका सूचकों द्वारा अनुसूची भरवाना। देन फिर बात आती है आपकी कि 5th जो है आपका कि इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल इन चार्ज ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। अब इसमें बात आती है कि सूचक जो हैं उनको शेड्यूल दे दी जाती है और उससे भर के जब दिया जाता है, उससे भरवाया जाता है या खुद भरते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। मीन्स सूचनाएं जो हैं वो बिल्कुल अपूर्ण रह जाती है, अपर्याप्त हो जाती है या इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। इनको दूर करने के लिए ये मेथड यूज़ किया गया है। इसमें प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है पर इससे उनके पास भेजा नहीं जाता है। कुछ ऐसे न्यूमिनेटर्स इलेक्ट किए जाते हैं जो घर घर जाके और उन अनुसूचियों को भरवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन पर्सन्स में जो वो न्यूमरेटर्स होते हैं वो जाके और भरवाते हैं। वो जो प्रगणक होते हैं जिन्हें न्यूमरेटर कहते हैं, उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए, बहुत पेशेंट होने चाहिए, उनमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, वेल बिहेव्ड होने चाहिए, व्यवहार कुशल होने चाहिए, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और उनको अपने जो उनका काम है उसमें उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, कॉपीज़ लेके जाएंगे और जाके एक जगह पे बैठ जाएंगे और भरा तो भरा, नहीं भरा तो नहीं भरा। तो ऐसी चीज़ उनमें नहीं होनी चाहिए। उनमें प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको अपने काम के प्रति ध्येय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तब वो जाएंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, है ना। तो अब वो जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनके सुपरविजन में ये सब काम होता है और वो लोगों से सूचना कलेक्ट करके और लाते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। ये थोड़ी सी क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि प्रगणक नियुक्त करेंगे तो उनको हमको खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन वो जाएंगे और बहुत बड़े एरिया से हमको इन्फॉर्मेशन ला के और दे सकते हैं। अब इसकी जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है उनको हम देखेंगे कि इसके गुण क्या हैं।
पहला ये है कि ये बहुत एक्सपांड जो एरिया होता है, विशाल क्षेत्र होता है, उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। शुद्धता होती है, क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट और एजुकेटेड लोग होते हैं, जो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं, वो जाके इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं, तो इसलिए वो प्योर डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर इसमें पर्सनल कांटेक्ट हो सकता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है, ये एक अच्छी बात होती है। इसमें पार्शलिटी की कोई संभावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को, जो प्रगणक होते हैं, वो हर लोग को वो नहीं जानते हैं और वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन ला के और देते हैं। अब बात आती है इसकी डीमेरिट्स की। तो उसके अंदर ये है कि ये बहुत खर्चीली होती है, मीन्स टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे अनुसंधान का जो संगठन है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो ग्रुप तैयार किया गया है वो उसमें कठिनाई आती है। मीन्स या तो एक्सपर्ट न्यूमरेटर अपॉइंट नहीं हो पाएगा, या उनका जो प्रशिक्षण है और उनका कार्य जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये थी मेथड्स। किसके मेथड देखे हैं आज हमने, प्राइमरी डेटा कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। ओके, थैंक यू।